अच्छा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि लास्ट वीक स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को कोई ग्रहण लग गया था? क्योंकि लास्ट वीक के नंबर्स मैंने आपको बताए थे, पहले तो 2 मिलियन से नीचे थे और उसके बाद जब एक्चुअल नंबर्स आए तो फिर वो 2 मिलियन आए थे। ओवरनाइट नंबर्स और रियल नंबर्स में अंतर होता है जो बाद में आते हैं, लेकिन इस हफ्ते जो ओवरनाइट नंबर्स हैं वो लास्ट वीक से काफ़ी बढ़ गए हैं और इस हफ्ते ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन ओवरनाइट नंबर्स टच किए स्मैकडाउन के, जो कि हैं 2.431 मिलियन व्यूअर्स। तो समझ में थोड़ा ये नहीं आता कि ये रोमन रेंज जब शो में थे तब कुछ और सीन था और अब जब नहीं है तब कुछ और सीन है, तो ये समझ नहीं आ रहा वैसे। लेकिन जो भी है, अगर रॉ की व्यूअरशिप आ रही है 2.2 मिलियन 2.3 मिलियन, तो स्मैकडाउन कह रहा भाई हम भी कहाँ पीछे होंगे। और वैसे भी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आपको पता है फॉक्स पे जाने के बाद से बढ़िया ही रही है, तो उसकी झलक हमको अब भी देखने को मिल रही है। टायसन फ्यूरी रिटायर हो चुके हैं ऑफिशियली बॉक्सिंग अपने करियर से, जिनका प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर था रेसलिंग आरईएस में भी, तो उससे वो रिटायर हो गए। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पूरी पोस्ट डाली जहां पर वो कह रहे हैं अपनी पूरी करियर के बारे में। फिर वो बता रहे हैं कि कैसे 2008 से 2022 तक उनका ये जो पूरा करियर रहा। और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये लिखी है कि थैंक यू गॉड, सी यू ऑल ऑन द अदर साइड ऑफ द बिग डोजर्स। मतलब कि यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब वो कुछ नया करने वाले हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, टायसन फ्यूरी को इंटरेस्ट है काफ़ी रेसलिंग करने में और ये एक ऐसा कॉम्बैट स्पोर्ट आप इसे कह सकते हो चुन सकते हैं जो कि वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं उन फैंस के लिए जिन्होंने उनको बॉक्सिंग के लिए पसंद किया था। क्योंकि जैसे हम किसी के तगड़े वाले फैन है भैया, तो वो तो कुछ भी करें हम तो उसे देखेंगे ही। और वैसे भी बॉक्सिंग और प्रोफेशनल रेसलिंग सिमिलर कैटेगरी के अंदर ही फॉल करते हैं, बिल्कुल सिमिलर मत समझ लेना, मतलब समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो और वैसे भी WWE को तो चाहिए टायसन फ्यूरी, तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि शायद आप कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर आपको भी WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं जब WWE को उनकी जरूरत होगी, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है टायसन फ्यूरी ने WWE के साथ में। एंड वैसे भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी क्लैश एट द कैसल आने वाला है, तो वहां पर भी उनका कुछ रोल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि रिसेंट में इतने कोई ज्यादा उनके बारे में ऐसे कोई खास रूमर्स हमको सुनने को मिले नहीं है। गोल्डबर्ग एंड ब्रॉक लेसनर, ये मुझे मैच याद है, मैं अपने रजाई के अंदर कंबल में बैठ के देख रहा था। उस टाइम पे मैं रेसलिंग की वीडियोस नहीं बनाता था चैनल के ऊपर। तो ब्रॉक लेसनर को जो 90 सेकंड्स में हराया गोल्डबर्ग ने, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मतलब अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटने के बाद से शायद उसके बाद मुझे इतना तगड़ा कोई शौक लगा होगा ऐसे शो को देखते हुए। तो गोल्डबर्ग ने इसके बारे में कमेंट किया कि भाई अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने कहा था, मेरा आइडिया था कि मैं ब्रॉक लेसनर को आके छाती चौड़ी करके हराऊंगा, तो भाई तुम बिल्कुल गलत हो। इसका पूरा मास्टरमाइंड सिर्फ ब्रॉक लेसनर है। ये वाला आइडिया खुद ब्रॉक लेसनर ने पिच किया था कि गोल्डबर्ग आएगा और वो मुझे 90 सेकंड्स में हराएगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी नहीं होता जो ये कहे कि मैं 12 साल के बाद वापस आऊंगा और हराऊंगा। ब्रॉक लेसनर को ना सिर्फ हराऊंगा बल्कि 90 सेकंड्स के अंदर। तो ये जो क्रिएटिव चीज़ थी वो ब्रॉक लेसनर ने पिच की हुई थी। वैसे ऐसे हम यूजुअली अगर ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर पर फिट करके देखें इस बात को तो सूट नहीं कर रही है, लेकिन इससे हमको ये पता चलता है कि हमने इतने सालों में जैसा ब्रॉक लेसनर को समझा था वैसे ब्रॉक लेसनर बिल्कुल भी नहीं है। वो ओवरऑल जो टेलीविजन के ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में ज़्यादा केयर करते हैं, ना सिर्फ इस बारे में कि उनकी बुकिंग कैसे चल रही है। जो कि मेरे ख्याल से जब उनका बीच वाला कैरेक्टर था तो हम सब लोग यही उनको गलत वो करते रहे, मिस्टेक करते रहे कि अच्छा शायद ब्रॉक लेसनर ऐसे होंगे, लेकिन अब पता चल रहा है बातें कुछ और ही हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। क्या कहोगे आप लोग इसके ऊपर, मुझे बताना आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और ब्रे वाइट फील्ड जो भी आप लोग कहो उनके बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट तो मैंने आपको सारी बताई दी कि ट्रिपल एच के साथ उनकी बढ़िया जो है ऐसे बात बूत हो गई है। अब जो है एक्सपेक्टेड है कि कभी भी ब्रे वाइट या फिर फील्ड जो है वापस से आ सकते हैं। अब विंस मैकमैन उनके बारे में क्या सोचते थे, फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट है कि सबसे पहले तो विंस मैकमैन को लगता था कि बस अब जो ब्रे वाइट ने करना था WWE के अंदर वो कर चुका, और उससे बड़ी बात विंस मैकमैन को ब्रे वाइट की फिजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते जिस तरीके से ब्रे वाइट दिखते हैं वो कोई सही चीज है टेलीविजन के ऊपर। वैसे आपको पता ही होगा कि विंस मैकमैन हमेशा से ही उन स्टार्स को ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी फिजिक अच्छी हो। बहुत वैलिड पॉइंट है ये, इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुमको, मतलब ये बात तो है कि रेसलर, प्रोफेशनल रेसलर स्किल्स तुम्हारे पास कैसे भी आ सकती हैं, लेकिन अगर फिजिक अच्छी होती तो फिर वो अलग फील आती है सुपरस्टार्स को देख के। हालांकि कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं अलग केसेस भी होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि हाँ भाई सुपरस्टार ऐसा बहुत चौड़ा ही दिखना चाहिए बिल्कुल, चाहे वो थोड़ा फैट ही क्यों ना दिखे तो वो सही लगता है। जैसे कि अगर हम बिग शो के केस में बात करें तो बहुत सारे सुपरस्टार्स ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ ब्रे वाइट के फिजिक भी एक मेजर रीजन था जो कि विंस मैकमैन को ब्रे वाइट नहीं पसंद आ रहे थे। काफी हद तक की बात सही भी है, लेकिन हाँ जैसे केविन ओवंस सुपरस्टार, मैं पर्सनली कभी भी नहीं चाहूंगा कि केविन ओवंस पतले हो जाए, क्योंकि जो मजा उनको वैसे देखने में आता है वो नहीं आता वैसे। तो समझ हो गया आप लोग। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और ये बात सुनने के लिए मुझे पता तुम लोग बड़े इंटरेस्टेड हो गए, एक्साइटेड भी हो गए कि यार विंस मैकमैन तो चले गए ना, अब थियरी का क्या सीन होने वाला है, थियरी का इसके बारे में क्या कमेंट है। तो फाइनली उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोला है, और आंसर आपको थोड़ा सा लगेगा कि शायद थियरी दिल की बात नहीं बोल रहे, कुछ और ही बोलना चाह रहे हैं।
थियरी ने यहाँ पर ये कहा कि देखो जब मैं एनएक्सटी के अंदर था तो मुझे पता है वहां पर ट्रिपल एच था, मैंने उसके अंडर भी काम किया हुआ है। फिर उन्होंने ये कहा कि लोगों को लगता है कि जब चेंज आता तो वो डर जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी पार्ट नहीं है। स्टेफनी मैकमैन, निक खान, ट्रिपल एच, ब्रूस प्रिचर्ड, ये सब जब आ चुके हैं तो ऐसी क्रिएटिविटी हमको डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर देखने को मिलेगी जो कि हमने नहीं देखी इससे पहले। यहाँ पर लोगों के डिफरेंट माइंड्स हैं और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई ग्रुप हो सकता था विंस मैकमैन की जगह को रिप्लेस करने के लिए, और आपको फ्रेश थिंग्स देखने को मिलेंगी अब टेलीविजन के ऊपर। तो ये कहना था थियरी का। और जब उनसे पूछा गया कि विंस मैकमैन के बारे में तुम क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा देखो यार मैंने विंस मैकमैन से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक चीज जो कि टेलीविजन के ऊपर भी हमने करी थी और वो रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा है, वो है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और वो उन्होंने इस बात को इससे भी लिंक किया कि कैसे देखो हमने क्या सोचा था विंस मैकमैन से रिटायर हो जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन वो चीज हुई, तो ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो ये चीज कह के मुझे तो लग रहा है कि भाई थियरी अगर इस बात को सारे दिल से बोल रहे हैं तो मजे में है भाई बंदा बिल्कुल काफी अच्छी तरीके से। वैसे अगर आप ये कह रहे हो कि रिसेंटली वो क्यों नहीं आ रहे थे फिर शोज के ऊपर, तो आपको पता है उनके जो अंकल हैं उनके साथ वो मतलब काफ़ी उनकी सैड चीज़ हमको पता चली थी, वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो इस वजह से जो है थियरी को थोड़ा सा टाइम चाहिए था, लेकिन हाँ वो लगातार मिस कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है। बट अगर थियरी दिल से बोल रहे हैं तो भाई बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चंगा है एकदम, उसको विंस मैकमैन के जाने से भी कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ा नहीं है। हाँ अगर बुकिंग में चेंज हो जाए आने वाले कुछ हफ्तों में तब शायद थियरी को जरूर पड़ सकता है। गंथर और शिंसुके नाकामुरा का जो हमने मैच देखा था भाई, इसको हाइप काफ़ी मिली है, मतलब शो के ऊपर तो मजा आया, लेकिन इंटरनेट के ऊपर भी काफी सारे फैंस इसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आप गुंथर की ट्वीट देख सकते हो जहां पर उन्हें लिखा फ्राइडे नाइट प्रो रेसलिंग, और भाई इस पर काफी सारे लाइक्स भी ठोके फैंस ने, क्योंकि प्रो रेसलिंग वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया। रेसलिंग वर्ड यूजुअली ऐसे ज्यादा पसंद नहीं करते विंस मैकमैन, लेकिन अब वो चीज चेंज हो रही है। एक और ट्वीट किया जहां पर उन्होंने स्ट्रगल लिखा और अपनी जो पिक्चर्स है नाकामुरा के साथ मैच की उसको भी पोस्ट किया हुआ है। भाई सेथ रॉलिंस भी नहीं रुके, उनका भी आप लोग ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने भी मैच के बाद ही लिखा था गंथर वर्सेस शिन रॉक्ड, यानी कि उनको भी मैच जो है काफी पसंद आया। तो इस ये मैच की कुछ अलग ही जगह होने वाले, मेरे ख्याल से ये हुआ भले ही वीकली टेलीविजन के ऊपर, वीकली शो के ऊपर है, लेकिन इसको फैंस याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैश एट द कैसल के मैच के बारे में। तो कुछ मैचेस जो कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं लेकिन हो जाएंगे। सबसे पहले तो रिडल एंड सेथ रॉलिंस का मैच जो है वो शेड्यूल है क्लैश एट द कैसल के लिए, तो मैंने आपको बहुत पहले से बता दिया। एज एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस जजमेंट डे, ऐसा भी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू मैच प्लान कर रही है। हो सकता है टैग टीम ना हो सकता है मिस्टीरियो लड़े उधर से फिन बैल लड़े, या फिर डेविन प्रीस्ट एज, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे डेविन प्रीस्ट और एज का मैच तो रॉ में अनाउंस हो गया है, तो कुछ इनको लेके मिक्स करके डब्ल्यूडब्ल्यू मैच करने वाली है। अभी कंफर्म नहीं है क्या हो सकता है टैग टीम मैच हो, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एंड एक और मैच है न्यू डे वर्सेस वाइकिंग रेडर्स। अभी तो फिलहाल न्यू डे के बंदे गायब भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वाइकिंग रेडर्स ने ठोका पीटा है, और अब क्योंकि ट्रिपल एच कंट्रोल में, तो उनको हम सीरियसली जरूर ले सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं होने वाला कि उनको अच्छा दिखा दिया और उसके बाद उनको जो चीजें हैं वो बेकार हो गई। द बिग रेड मशीन, बिग रेड मॉन्स्टर केन के बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी आपको सैड अपडेट है। वैसे इस चीज के लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए था पहले से ही। केन ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को कहा कि भाई उनको नहीं लगता कि अब वो रेसलिंग रिंग के अंदर और कोई बम्प लेने वाले हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि अब जब वो अगला बम्प लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर तो फिर उनकी हालत क्या खड़े होने लायक होगी, या फिर वो जो मेयर का काम कर रहे हैं वो कर पाएंगे या फिर नहीं। आई थिंक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं केन, और वैसे भी अब क्योंकि उनका जो फील्ड है वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रेसलिंग से वो बिल्कुल ही अलग जा चुके हैं, तो फिर ऐसे में वो दूसरे काम के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे जिसको वो आगे लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, जो भी आगे उनको काम करना है। तो यहाँ पर केन का ऐसा कहना था, लेकिन उन्होंने ये बात शुरू की कि अगर अपीयरेंसेस की बात होती है तो भाई वो तो मैं बराबर करके आऊंगा, जैसे वो समर स्लैम के अंदर भी आया था। तो ये केन ने इस बात का दिलासा दिया है। लेकिन यार अब ये टाइम आ ही गया है जहाँ पर हम अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को धीरे धीरे या तो कम काम करते हुए देख रहे हैं, या फिर वो रिटायर ही हो रहे हैं, या फिर उनकी रिटायरमेंट की बातें ही चल रही हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ट्रांजिशन वाला फेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इस टाइम पर काफ़ी सारे बड़े स्टार्स उनको बनाने की जरूरत है। क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर की कुछ ग्रैंड एंट्रेंस होगी, ये शायद मैंने आपको अपनी किसी वीडियो के अंदर एक बात बताई थी, लेकिन जो उनका पुराना थीम सॉन्ग है जिसकी डिमांड हो रही है बहुत टाइम से, ब्रोकन ड्रीम्स, उसके साथ आपको ड्रू मैकिंटायर देखने को मिल सकते हैं। आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर का, जहां पर उन्होंने लिखा है आउट ऑफ टाइम सो से गुड बाय #WWECastle। यहाँ से उन्होंने क्लियरली जो है ये लिरिक्स लिख के टीज कर दिया है उस चीज़ को। और गाइस टीज क्या करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट ही आ गई थी, रिपोर्ट मैं आपको अब बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको ट्वीट बताया कि WWE एक तगड़ी एंट्रेंस प्लान कर रही है ड्रू मैकिंटायर की, और रोमन रेंज के बाद होगी ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस। यूजुअली आपको पता है जब कुछ WWE स्पेशल चीज़ करती है तो फिर वो उस चीज़ को बाद में करते हैं, तो ऐसे करके सोचो एंट्रेंसेस के मामले में रोमन रेंज से प्रायोरिटी ड्रू मैकिंटायर को मिल रही है, तो कुछ तो स्पेशल है यहाँ पे। तो उनका थीम सॉन्ग भी चेंज होगा, जो अभी है वो नहीं होंगे। अब क्या वो हमेशा रहेगा उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, शायद हमेशा ही रहना चाहिए अगर एक बार वो हो रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ जो है क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकिंटायर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो एंट्रेंस तो तब कर पाएंगे ना ड्रू मैकिंटायर जब वो शो के अंदर कंपीट करेंगे। तो भाई बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ हमको पता चली, और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ड्रू मैकिंटायर को उनकी बैक में इश्यूज हैं।
वो एग्जैक्टली कोई इंजरी नहीं है, लेकिन उनको सोरनेस है, जो कि आप कह सकते हो ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा WWE के शोज पर कंपीट करने से हो जाती है सुपरस्टार्स को। कोई सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को आने वाले इवेंट्स के अंदर से, जो कि वो लाइव इवेंट में कंपीट करने वाले थे, वहां से हटा दिया गया है। अब उसके बाद रिपोर्ट आई कि WWE जो है स्टिल शेड्यूल कर रही है ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट द कैसल के मैच के लिए, लेकिन फिर हमको रिपोर्ट पता चलती है कि ये WWE सिर्फ एक्सपेक्ट कर रही है। अब होगा क्या, वो आने वाले कुछ टाइम में धीरे धीरे ड्रू मैकिंटायर की बैक किस तरीके से एक्ट करती है उस पर डिपेंड करेगा। और फिर रिपोर्ट ये भी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे ड्रू मैकिंटायर शो के अंदर कंपीट करें या फिर ना करें, रोमन रेंज के पास 2 चैंपियनशिप तो नहीं रहने वाली क्लैश एट द कैसल के बाद। ये भी एक रिपोर्ट है। तो भाई काफी बोल्ड चीजें हमको पता चल रही हैं, और डेफिनेटली ये जो चीजें पता लग रही है, अगर इस हिसाब से होते हैं तो बहुत कुछ बदल के चीजें हमको देखने को मिलेंगी WWE टेलीविजन के ऊपर, जो कि पिछले कुछ टाइम से हमको सेम ही देखने को मिल रही है। वैसे कैरियन क्रॉस का अगर मैं आपको एक इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर पोस्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे एक फैन ने जो है उनके बारे में ऐसे बनाया था, उनको 2 चैंपियनशिप पकड़ा दी है, तो उस चीज़ को उन्होंने शेयर भी किया हुआ है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर। तो क्लियरली यहाँ से भैया निशाने तगड़े तगड़े बने हुए हैं रोमन रेंज के ऊपर। वैसे कैरियन क्रॉस अभी मैच के अंदर ऐड नहीं हुए, कुछ रिपोर्ट कह रही है होंगे, कुछ कह रहे नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये ड्रू मैकिंटायर वाला इशू जरूर WWE को खा सकता है। अगर कंपीट नहीं किया ड्रू मैकिंटायर ने क्लैश एट द कैसल के अंदर और मैच कैंसिल हो जाता है, तो भाई बहुत बड़े बड़े अरमान WWE के टूटेंगे। ड्रू मैकिंटायर के भाई रेसलमेनिया पहले मिली क्राउड के सामने, सोचा था अरमान जा गए थे, वो भी बिना क्राउड के हो गई। अब यूके के अंदर हो सकता था क्या पता चैंपियनशिप सच में जीतने जा रहे थे वर्ल्ड टाइटल एज ए फैंस के सामने, वो भी अपने ही घर पे, तो अब ऐसा हो जाएगा। तो भाई पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन आई होप ड्रू मैकिंटायर रिकवर कर जाए। लेकिन रिपोर्ट इस समय काफी ज्यादा अनसर्टेन है ड्रू मैकिंटायर की अपीयरेंस को लेकर एट क्लैश एट द कैसल। खैर आज की वीडियो गाइस यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।